हेलो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि कहानी अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बेटा, यह लड्डू भी बैग में भर ले, कहीं छूट ना जाए। कविता जी लड्डुओं से भरा बैग स्नेहा को पकड़ाते हुए बोली, और यह समधन जी के लिए साड़ी और समधी जी के लिए शर्ट पैंट। तेरे पापा और मैं यह कपड़े लाने खास शहर से दूर पनवारी शोरूम गए थे, जहाँ की पसंद की कोई ना कह ही नहीं सकता। देखना उन लोगों को बहुत पसंद आएंगे उपहार। स्नेहा बोली, मम्मी उपहार किसे पसंद नहीं आते हैं। आप लोगों ने अब तक जितने भी उपहार दिए हैं उन लोगों को सभी उपहार पसंद आए हैं। और मम्मी, अब मुझे शादी किए 8 वर्ष हो गए हैं। आप कब तक सभी को उपहार देती रहेंगी? आप जितना भी दो ससुराल वाले तो कभी ना नहीं कहेंगे ना। ऊपर से आप हर ठंड में मुझे देसी घी गोंद से बने यह लड्डू खाने के लिए मायके बुलाती हो। मुझे तो जी भर के खिलाती हो, मगर एक डिब्बा भर कर मुझे ले जाने भी दे देती हो। आपको कितनी बार बताया मैंने, राजीव को मीठा ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए आप बार बार मुझे लड्डू ले जाने मत दिया करो। कविता जी बोली, बेटा यह लड्डू तो तेरे ससुराल वालों के लिए है। मैं जानती हूँ राजीव को मीठा ज़्यादा पसंद नहीं है, पसंद इसलिए उनके लिए ये गुड़ वाले लड्डू अलग से ही बना दिए थे, जो इस बड़े डिब्बे के अंदर एक छोटे डिब्बे में अलग ही रख दिए हैं। मम्मी, आप हर साल कितना कुछ देते हो मुझे और मेरे ससुराल वालों के लिए। मुझे लगता है अब आपको यह सब बंद कर देना चाहिए। आप हर बार अकेले इतना मेहनत करती हो, इतने सारे लड्डू अकेले बनाती हो ताकि हम सबको अच्छे से खिला सको, और उन लड्डुओं में भर भर कर घी ड्राई फ्रूट डालती हो, वो अलग। कविता जी बोली, बेटा कौन सा पराए लोगों के लिए तकलीफ़ उठा रही हूँ। तुम्हारे ससुराल वालों मेरे अपने ही तो हैं, आखिर मैंने बेटी दी है उनको। स्नेहा बोली, मम्मी आपने बेटी दी है इसका मतलब यह नहीं कि आप हर वक्त बेटी के ससुराल वालों की जी हुजूरी करो। उनके लिए बार बार कुछ न कुछ उपहार सामान भेजो। ससुराल वालों को तो कभी नहीं लगता कि उन लोगों ने भी बेटी ली है। यहाँ से उन लोगों का भी तो आप लोगों के लिए कुछ तो फ़र्ज बनता है, मगर उन 8 सालों में सिर्फ आप लोगों को वहाँ के लिए फ़र्ज निभाते देख रही हूँ, इसलिए कह रही हूँ अब बस बहुत हो गया माँ। आप और पापा यहाँ अकेले रहते हो, पापा भी अब बूढ़े हो गए हैं, कब तक मेहनत कर पाएंगे। अब आप लोगों के पास जो भी है उसे बचा कर रखो। व्यर्थ में मेरे ससुराल वालों पर उड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं। हालांकि यह बात अच्छे से जानती हूँ कि कभी आप लोगों के लिए कुछ करने की बारी आई तो मेरे सास ससुर कभी आगे नहीं आएंगे। स्नेहा की ट्रेन का वक्त हो रहा था, इसलिए उसने अपने माता पिता के पांव छुए और दोनों बच्चों के साथ स्टेशन के लिए निकलने लगी। कविता जी और पिता किशोरी जी बोले, पहुंचते ही फ़ोन करना बेटा। स्नेहा ने प्यार से दोनों को देखा और रिक्शा चल पड़ी। स्टेशन पर पहुंचकर देखा तो ट्रेन लगी हुई थी। स्नेहा और दोनों बच्चे ट्रेन में चढ़ गए। ट्रेन में बैठने के बाद दोनों बोले, नानी के घर बहुत मज़ा आता है। हम लोग तो आकर नानी के घर कितने कितने दिन रहते हैं, मगर नाना नानी कभी हमारे घर रहने क्यों नहीं आते। स्नेहा निरस्तर हो गई और सोचने लगी, माँ पापा कहीं बेटियों के घर रहने जाते हैं, इस बेटियों को अपने घर बुलाते हैं और साथ जाते समय देते हैं ढेर सारा सामान, ढेर सारी दुआएं और मायके की यादें, जो एक बेटी के जहन में सालों साल बसी रहती है, भुलाए नहीं भूलती। जैसे जैसे ट्रेन चलने लगी,
खिड़की की सीट पर बैठी स्नेहा की आंखें में आंसू छलक पड़े। मायके का शहर रफ्तार से पीछे जा रहा था और स्नेहा अतीत में खो गई। माँ पापा की इकलौती संतान स्नेहा को बहुत प्यार से बड़ा किया था कविता जी और किशोरी जी ने। उसकी परवरिश में कोई कमी नहीं रखी थी। दोनों ने मिलकर धूमधाम से शादी करवाई। स्नेहा की राजीव से। स्नेहा मायके में इकलौती संतान होने के कारण स्नेहा के ससुराल वाले भी यह भली भांति जानते थे कि स्नेहा के मायके में जो कुछ भी है सब राजीव और स्नेहा का ही तो है, और इसी बात का फ़ायदा उठाने लगी। स्नेहा की सास शुभांगी जी जानते थी जब भी स्नेहा मायके जाती है कविता जी स्नेहा को तो भर भर कर सामान दे देती है। साथ में शुभांगी जी के लिए भी साड़ी और खाने पीने की सामान देती थी। शुभांगी जी स्नेहा से कहती, बहू तुम्हारी माँ के हाथों के बने अचार की बात ही अलग है। ऐसा अचार मुझसे नहीं बनता है। तुम साल भर का अचार अपनी माँ से ही बनवा कर ले आना। बहू तुम्हारी माँ बहुत स्वादिष्ट लड्डू बनाती हैं। कविता जी से मिलने पर शुभांगी जी उनकी तारीफों के पुल बांध देती। आपके हाथों में तो स्वाद है। जो भी कुछ भेजती हैं सभी को बहुत पसंद आता है। लास्ट टाइम आपने जो कपड़े भेजे थे मुझे और आपके समधी जी को बहुत पसंद आए। नेहा की माँ कविता जी वैसे भी हाथ की धनी थी। वे समधन जी को बहुत मान देती थी, इसलिए हर बार कुछ न कुछ बनाकर भेज देती थी। स्नेहा को अपनी माँ के लिए बहुत बुरा लगता। माँ यहाँ अकेले इतनी मेहनत करती थी, यह देखकर स्नेहा का मन जरूर भारी हो जाता, मगर सास को ना बोल नहीं सकती थी। और माँ तो अपनी बेटी के लिए ससुराल वालों के लिए जान भी हाजिर कर देने को तैयार रहती थी। दरअसल माँ का दिल अपनी बेटी के लिए कुछ ऐसे ही होता है। उन्हें कहाँ दिखता है कि बेटी के ससुराल वाले उनका फ़ायदा उठा रहे हैं। एक दिन स्नेहा रसोई में काम कर रही थी कि उसे याद आया कि सास से पूछ ले कि वे खाने में क्या खाएंगे, क्योंकि सुबह से वो बोल रही थी शाम को कुछ हल्का खाना खाने का मन है। जैसे ही स्नेहा उनके कमरे के दरवाजे पर पहुंची, उनकी हंसी सुनकर रुक गई। शुभांगी जी अपनी बहन माया से बातें कर रही थी और कह रही थी, अरे माया, आपने राजीव की शादी से तो हमें नफ़ा ही नफ़ा हुआ है। एक तो उनकी इकलौती बेटी स्नेहा के मायके में पैसा भी बहुत है, तो सब कुछ राजीव का ही हुआ ना, और दूसरा स्नेहा की माँ साल भर का अचार हो या कभी मूंग दाल की बड़ी हो तो कभी साल भर के लिए आलू के चिप्स, कभी ठंड के लिए कुछ न कुछ भेजती ही रहती हैं। जब से राजीव और स्नेहा की शादी हुई है, यूँ समझ मेरा काफ़ी पैसा बच रहा है। समधन जी साल में 1 या 2 साड़ी मेरे लिए भिजवा देती हैं और ऊपर से साल भर का अचार, चिप्स, बड़ी वह सब भी भेज देती है, जिससे मेरी तो मेहनत भी बच जाती है और इन सब चीज़ों को बनाने की लागत भी है कि नहीं। वह तो इतनी खरी सोना है माया कि उन्हें जैसे ही पता लगता है कि कोई स्नेहा के मायके से उसके ससुराल के शहर आने वाला है तो उसके साथ कुछ न कुछ भिजवा ही देती है। तू भी तेरी छोटू के लिए ऐसे ही लड़की ढूंढना जिसके घर में आने से नफ़ा हो, नुकसान नहीं, और लड़की मायके में अकेली हो और मायका पैसे वाला हो तो बेचारे अपनी इकलौती बेटी और उसके ससुराल वालों के लिए जान न्यौछावर करते हैं। यह बोलकर दोनों बहनें हंस पड़ी। बच्चों के गर्मी की छुट्टियां होने वाली थी। शुभांगी जी बोली, स्नेहा तुम मायके कब जाने वाली हो? स्नेहा बोली,
मम्मी जी इस बार मैं देरी से जाऊंगी, माँ पापा गांव गए हुए हैं। सुभागी जी बोली, अरे ओ मैं तो भूल ही गई थी। थोड़े दिनों बाद स्नेहा अपनी बाई रत्ना के साथ मिलकर साल भर के लिए तैयार होने वाले आलू के चिप्स बनाने लगी। तो शुभांगी जी बोली, स्नेहा इस बार यहाँ बना रही हो यह सब, तो हर बार तो तुम्हारे मायके से लाती हो। मम्मी जी हर साल अकेले कितनी मेहनत करके बनाती हैं, इस बार माँ गांव गई है तो आलू के चिया चड़ी और अचार यहीं बनेगा और मैं यहाँ से मेरी माँ के लिए भी ले जाऊंगी, इसलिए ज़्यादा मात्रा में बना रही हूँ। शुभांगी जी को यह सुन गुस्सा आ गया। तिल मिलाकर बोली, बहू अब यहाँ के लिए बना ही रही हो तो कोई बात नहीं, मगर तुम्हारे मायके ले जाने की क्या ज़रूरत है। स्नेहा भी सास से बोली, मम्मी जी वही ज़रूरत है जो इतने साल से आप लेते आ रही हैं। मम्मी जी बहू के मायके से सिर्फ लेंगे ही या कभी कुछ देंगे भी। जिस तरह हमें खाना आता है उसी तरह खिलाना भी तो आना चाहिए। शुभांगी जी बोली, बेटी के मायके वालों को फर्ज होता है कि यह सब करना और उसको खुश रखना। ये लोग हमें इतने सालों से खुश रख रहे हैं, तभी तो हम तुम्हें यहाँ खुश रखते हैं। स्नेहा बोली, मम्मी जी शादी कोई समझौता नहीं है या कोई खेल नहीं है जिससे लड़की के मायके वालों ने लड़की के ससुराल वालों को खुश रखने का ठेका ले रखा हो। यह तो एक ऐसा बंधन है जहाँ दो अजनबी रिश्ते आपस में जुड़ते हैं और दोनों का फर्ज होता है एक दूसरे को खुश रखना। मेरी माँ इतने सालों से सभी के लिए कुछ ना कुछ भेजती रही है, तब तो आप बड़ी खुश रह रही थी, मगर जैसे ही इस साल मैंने यहाँ से देना चाहा तो आप पहले साल में ही रोने लगी। अगर उन्होंने बेटी दी है तो आपने भी बेटी उनकी ली है। क्या आपने कभी सोचा कि वो दोनों वहाँ अकेले कैसे रहते होंगे? आपने कभी उन्हें अपने घर आने का न्योता दिया? थोड़े दिन ही सही वो यहाँ आकर रहे। नहीं मम्मी जी, आप सिर्फ ले सकती हैं, देने की भावना आप में बिल्कुल नहीं है। शुभांगी जी कुछ ना बोली और इस बार स्नेहा अपनी माँ के घर अपने हाथ से बनाकर चीज़ें लाकर कविता जी बोली, बेटा इन सब की क्या ज़रूरत थी। मगर इस बार स्नेहा का दिल कह रहा था कि वह अपनी माँ को आराम दे। ट्रेन के हॉर्न से स्नेहा की तंदा टूटी और उनकी नज़र उस लड्डू के डिब्बे पर पड़ी तो माँ ने इस बार फिर से साथ दे दिए थे। स्नेहा ने इस बार पक्का निश्चय कर लिया था कि वह मायके से सिर्फ लेंगी नहीं, वह देंगे भी, और अब तभी से कुछ लेंगी जब तक पहले वह मम्मी पापा को थोड़े दिन यहाँ से ले जाएं ताकि उनका भी अकेलापन थोड़ा कम हो। राजीव बोला, हाँ नेहा क्यों नहीं, कुछ दे ना दें, आखिर इतने सालों से अपने माता पिता को अपने ससुराल वालों के लिए करते देखते आई है। माँ तो माँ होती है, वह यह नहीं देखती कि बेटी के ससुराल वाले कुछ देते हैं या नहीं, यह तो बस देती जाती है, निस्वार्थ भाव से बस देती चली जाती है। अब स्नेहा के फर्ज का वक्त था। स्नेहा ने ससुराल वाले के आते ही माँ के दिए हुए उपहार अपने सास ससुर को दिए, सभी के लड्डू रसोई में रखी और रात को राजीव से बोली। राजीव भी सोच रही थी कि अगले महीने तुम फिक्र मत करो, मैं उन्हें लेने चला जाऊंगा, हमारी कार में उन्हें बैठने में भी तकलीफ़ नहीं होगी। स्नेहा को राजीव का साथ पाकर खुशी हुई। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में? कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। धन्यवाद।